नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन इस सेशन में 14, 15 और 16 दिसंबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। देखिए, 14 दिसंबर को शनिवार था, लेकिन उस दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर वगैरह हो रखा था, तो शनिवार को मेरी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन पीडीएफ मैंने फिर भी भेजी थी। जो 14 तारीख की पीडीएफ है वो अपन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 15 और 16। 15 को संडे था तो संडे को अपनी क्लास वैसे नहीं होती है। आज 16 तारीख है तो अपन 3 दिन के, पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ में सारे एक्स्ट्रा फैक्ट सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। आज जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा वो 15 और 16 तारीख की रहेगी, और शनिवार को मैंने 14 तारीख की पीडीएफ आपको भिजवा दी थी। ठीक है, तो इन तीनों का अच्छा, जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं पहुंच रही है, पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, क्या है वो इस क्लास के अंत में अपन बात करेंगे, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जीईएम बोला जाता है, प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसमें राइट ऑप्शन है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें ई गवर्नमेंट्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से लागू किया गया है, पूर्ण रूप से इसके अंदर लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, तो ये सरकारी खरीद को सरकारी खरीद के अंदर पारदर्शिता लाने और दक्षता सुनिश्चित करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जेम प्लेटफॉर्म पर सभी जो सरकारी विभाग और संस्थाएं हैं वो जो भी उसको संस्था को आवश्यक सामग्री खरीदनी होती है, कुछ बेचना होता है, तो इस प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। जिससे क्या होगा, एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता मतलब ऑनलाइन बेचेंगे तो सब लोग इसकी निगरानी रख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे क्या बेचा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट खरीद रही है, सब इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेगा। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया। सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लक्ष्य से इसको शुरू किया गया था, और इस प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी विभाग और संस्थान अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीद और बेच सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुकोई 13 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? किसने? रक्षा मंत्रालय ने। संस्था कौन सी कार्य कर रही है इसके अंदर? रक्षा मंत्रालय इसके अंदर कार्य कर रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। किसके साथ साझेदारी करके कर रहा है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HAL बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के प्रीपेक्ष में बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को HAL बोला जाता है, शॉर्ट में ज्यादातर यही लिखा आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या समझिए आप एक बार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय ने 12 सुकोई 13 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने टाइड अप, दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 12 सुकोई 13 MKI जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसके अंदर ये 12 क्या है? 12 तो संख्या है और ये इसका नाम है सुकोई 13। सुकोई 13, जिसको पूरा कैसे लिखा जाता है? सुकोई 13 MKI। यानी सुकोई 13 MKI की 12 यूनिट है, वो रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय को चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका दिया है कि आपको ये 12 सुकोई 13 बनाने हैं। अब समझ गए? ठीक है, क्या होगा इससे? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था, भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाना है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको बढ़ावा देना है। इसी के साथ इससे इसका महत्व क्या है? महत्व यही है भाई, स्वदेशी उपकरण और हथियार प्रणालियों में नया एक अपडेटेशन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जो अगर वनडे एग्जाम होता है आपका, तो वनडे एग्जाम के अंदर क्या है, रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। सुकोई 13 के लिए हुआ है, कितनी यूनिट के लिए हुआ है? 12 यूनिट के लिए हुआ है। इंपॉर्टेंट बस यही चीजें हैं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया?
ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है भाई, किसके सहयोग से किया गया है, ये सारी चीजें अपन बताएंगे। अभी वर्तमान में है इस्पात मंत्री HD, एक मिनट क्वेश्चन की फ्रेम हिल गई थी। भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया था इस्पात मंत्री है वर्तमान में HD कुमारस्वामी। कौन? HD कुमारस्वामी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो भारत की ग्रीन स्टील जो टैक्सोनॉमी है उसका अनावरण किया है। ठीक है, किसके सहयोग से किया है, इंपॉर्टेंट ये है, विश्व बैंक के सहयोग से किया है। विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट। दूसरा, किस स्थान पर किया गया है, ग्लोबल स्पीकर सीरीज चल रही थी अभी नई दिल्ली के अंदर, तो स्थान याद रखना, नई दिल्ली। दो फैक्ट, पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट। इसके अलावा इससे होगा क्या, इस टैक्सोनॉमी के माध्यम से भारत में हरित इस्पात के उत्पाद को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इससे हरित इस्पात होगा उसको बढ़ावा देना होगा। हरित इस्पात क्या होता है, अभी कल एक और क्वेश्चन आया था इसी को लेकर, तो उस पर अपन डिटेल चर्चा करेंगे, वहां पर मैं बताऊंगा इस क्लास के अंत में, इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं आपको समझा के जाऊंगा कि ये हरित इस्पात होता क्या है। यानी हरित इस्पात का मोटा मोटी मतलब यही होता है कि इस्पात उद्योग के अंदर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो, कार्बन उत्सर्जन घटे, जिससे जो इस्पात उत्पादित होता है उसको हरित इस्पात बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इस्पात उद्योग के अंदर कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और हरित ऊर्जा और टिकाऊ उत्पादन प्रक्रियाओं की सहायता से भारत को 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देना। कब तक? 2050 तक। आगे चलते हैं, आगे क्या है। ठीक है, स्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, नई दिल्ली। क्वेश्चन को वापस भी देख लो एक बार, किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है, इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी, उनके द्वारा नई दिल्ली के अंदर इसको किया गया है, विश्व बैंक के सहयोग से इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो अभी कहां पर चुनाव चल रहे हैं, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव है, तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको भी जेल जाना पड़ा था शराब घोटाले के अंदर, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है, तो दिल्ली इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इस योजना के अंदर होगा क्या, तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू करते हुए ये घोषणा की थी कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मासिक वजीफा 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया है। पहले 1000 रुपये देती थी, कितने, दिल्ली सरकार पहले 1000 रुपये मासिक वजीफा जिसको बोलते हैं वो देती थी। मासिक वजीफा का मतलब है हर महीने 1000 रुपये देती थी। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल के करंट के दृश्य में। ठीक है, 45 लाख महिलाओं को ये योजना लाभ पहुंचाती है। 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, और अभी उन्होंने बोला कि अभी तो आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे तो पहली किस्त डाल देंगे। अभी पहली किस्त डालने की ऐसी बात हुई नहीं है, तो चुनाव जीतेंगे तो इसका मतलब समझे, ये वोट लेने के लिए लालच दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप किसी को भी वोट दो, हम ये नहीं बोलते कि आप इसको दो, बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, आम आदमी पार्टी को दो, किसी को भी दो, लेकिन चुनाव से पहले अगर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं तो इसका मतलब वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब 2100 रुपये बढ़ा तो दिए, लेकिन अभी तक किसी को दिए नहीं है, बोले जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो अब क्या है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये चीजें नहीं दिखेगी, उनको केवल उनके दिमाग में एक ही चीज दिखाई दे रही है, उनको सोते और उठते टाइम 2100 रुपये। ठीक है, और अगर कोई शराबी है तो उसको दारू की बोतल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नौसेना की पहल है संपर्क, उसका चौथा संस्करण है, वो कहाँ पर, केरल के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट जगह पूछे तो कोची बता देना, कोची केरल के अंदर। क्या चीज, नौसेना पहल है, पहल का नाम है संपर्क, और संपर्क का चौथा संस्करण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका चौथा संस्करण है, ये पहल का नाम है और इसका 4th एडिशन है, चौथा संस्करण है, कोची केरल के अंदर आयोजित हो रहा है 18 दिसंबर 2024 से।
18 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है। इसका आयोजन कौन करवा रही है? तो भारतीय नौसेना इसका आयोजन करवा रही है। उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संपर्क को बढ़ाना और नौसेना के कार्यों को जनता के बीच में लाना। सामुदायिक संपर्क बढ़ाना का मतलब है वहां पर जो जो समुदाय रह रहे हैं, उन दोनों जो अलग अलग समुदाय रह रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को करना, ठीक है। तटीय राज्य और जो द्वीप समूह हैं उनमें जागरूकता फैलाना। युवाओं को नौसेना में कैरियर के लिए प्रेरित करना कि नौसेना के अंदर आपको ये रोजगार मिल सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने भविष्य को बनाइए, ठीक है। विशेष फोकस किस पर रखा गया है? समुद्री सुरक्षा पर, आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन मतलब है अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, आकस्मिक कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो उस टाइम कैसे मैनेजमेंट किया जाना है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना है, इन सभी पर ध्यान फोकसित करते हुए संपर्क का चौथा संस्करण है कोची केरल के अंदर 18 दिसंबर 2024 से भारतीय नौसेना के द्वारा चालू किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? भाई राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अपन 14 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण के महत्व और उसके प्रभावी उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है। 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में BEE बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसको मनाया जाता है। महत्व क्या है तो मैंने आपको बता दिया है। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के अपनाने पर जोर देना है। भाई ऐसी ऊर्जा कहाँ पर जो ऊर्जा कम से कम पर्यावरण को हानि पहुंचाए, ऐसी हरित ऊर्जा को अपनाना है। जलवायु परिवर्तन और जो ऊर्जा संकट है उससे कैसे निपटा जाएगा, इन सभी पर बात की जाती है। पहली बार इसको कब मनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1991 में, 1991 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसको मनाता कौन है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार 1991 में इसको मनाया गया था। ये सारे फैक्ट आप अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया? मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की इस क्वेश्चन में पूछा है। स्लाइड हिल गई है, एक बार रुको, चलो। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को शुरू किया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके अंदर यह है कि जो भी मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। वंचित वर्ग तक वो योजनाएं कैसे पहुंचे, योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को कैसे पहुंचे, उसके लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को शुरू किया गया है। लक्ष्य ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां पर जो जन कल्याणकारी योजना है उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी है, उसका विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है, ठीक है। हीमोफीलिया ए के इलाज, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी जो सिकल सेल एनीमिया जिसको अपन हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी जो होती है वो टायर के समान हो जाती है, चपटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जहां भी कट लगता है वहां रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। लगातार रक्त स्त्राव होता है, जिससे आखिरकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यह जीन थेरेपी रोगियों को जीवन भर के लिए इलाज प्रदान कर सकती है। ये जो पहली मानव जीन थेरेपी भारत ने विकसित की है, ठीक है, जिससे नियमित रूप से उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसका एक बार में इलाज हो जाएगा। मानव जीन थेरेपी है वो भारत ने विकसित की है हीमोफीलिया ए के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो भारत जो है वो ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। कहां पर घोषणा की है सर इन्होंने, किसने घोषणा की है ऐसी? तो ऐसी वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है। विश्व बैंक के द्वारा एक ग्लोबल स्पीकर सीरीज आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, मैंने आपको भी पढ़ाई थी, आपको पीछे पता होना चाहिए, जिसके अंदर भारत को ग्रीन स्टील देश घोषित कर दिया है, ठीक है। ग्रीन स्टील क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इस्पात उद्योग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो, नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल
तकनीक है उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए, टिकाऊ विकास और हरित ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब के लिए ये ग्रीन स्टील परिभाषित हुआ है। पहला देश कौन सा बनाया, देखिए पहला देश बनाया ग्रीन स्टील भारत। ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश है भारत, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा नई दिल्ली के अंदर ग्लोबल स्पीकर सीरीज जो हुई थी उसके अंदर इसको ये घोषित किया गया था, ठीक है। सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। देखिए आज की क्लास में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होगी क्योंकि आपको भी पता है 3 दिन का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि सारे फैक्ट आपको यही समझ में आ जाए। लेकिन जब अपन डे बाय डे पढ़ते हैं, जब एक ही दिन का करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो फिर मेरे पास भी टाइम रहता है तो मैं आपको अच्छे से कवर करवाता हूँ। लेकिन आज की क्लास में अपन पिछले 3 दिनों का एक साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाए, ठीक है, जो भी चीज़ें वो, क्योंकि टाइम की कमी है, सभी लोगों के एग्जाम भी हैं। 2 तारीख से आरएस का, 2 फरवरी को आरएस का एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 27 फरवरी को राजस्थान में रीट का पेपर भी है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आज की क्लास में पिछले 3 दिन का पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ अपनी 20-25 मिनट की क्लास होती है तो अपन इस क्लास को 1.5 घंटा खींच देंगे, नहीं। कोशिश यही करूँगा जल्दी जल्दी इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे फैक्ट बता दिए जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए कितनी भाषाओं में AI चैट बॉक्स का अनावरण किया गया। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI चैट बॉक्स का अनावरण किया है मोदी जी ने, किसके लिए, जो अभी महाकुंभ होने वाला 2025 में, उसमें श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए, ठीक है। कि वो AI जो चैट बॉक्स है वो कितनी भाषाओं में काम करेगा, तो वो 11 भाषाओं में काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में अपन ब्रीफ में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी ने एक महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की मदद के लिए एक AI चैटबॉट का अनावरण किया है। चैटबॉट यानी AI चैटबॉट का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ चीजें पहले से ही फीड कर दी जाती है, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हो, उसके अंदर क्या होता है, एक श्रद्धालु जो भी कमांड देंगे उसका ऑटोमेटिक वो मशीन रिप्लाई करती है, ठीक है। इसके अंदर श्रद्धालुओं को कहाँ कहाँ यात्रा करनी है, कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कहाँ पर पूजा संबंधी सामग्री मिलेगी, कहाँ पर महाकुंभ की पूजा होगी, इन सभी की जानकारी प्राप्त की जाएगी इस चैटबॉट के माध्यम से, ठीक है। ज़्यादा भीड़ हो गई तो उस भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो भी इस चैटबॉट के जरिए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कहीं पर इस कुंभ के मेले में फंस जाता है तो उस चैटबॉट की मदद से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसके लिए मोदी जी ने इस चैटबॉट का अनावरण किया है, ठीक है। और इसके अंदर 11 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता है उस मेले के अंदर बहुभाषी लोग इकट्ठे होंगे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, तो हर आदमी को हर भाषा नहीं आती है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज तो जानता ही है, तो उसके अंदर वो मदद ले सकता है। तो 11 भाषाओं को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जिसको UHC दिवस बोलते हैं, प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको मना रहा है, ठीक है, जिसको अपन UNGA बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए इसको लेकर कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूं। 2017 से मनाया जा रहा है। एक्चुअल के अंदर ये बिल्कुल सही है 2017। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2012 से मनाया जा रहा है, नहीं। क्यों, उसका रीजन मैं देता हूं आपको। देखिए 2012 से क्यों नहीं मनाया जा रहा है, 2012 से हर जगह लिखा आ रहा है, पर मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया तो वहां पर इसका स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है कि हमने प्लान बनाया था कि इसको 2012 में मनाना है और 2012 से रेगुलर मनाना है, लेकिन हमने इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। हमने 2017 में प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 2017 से अपन अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मना रहे हैं। कब, 12 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कहना चाहता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उन तक पहुंचाना या उन तक प्रति व्यक्ति की पहुंच होना उसके एक किसी मानव का मौलिक अधिकार है, ठीक है।
यानी किसी भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, यानी पैसे बीच में नहीं आने चाहिए जब भी आदमी बीमार हो। लेकिन ये कहने को दिवस मनाते हैं, आजकल पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप हॉस्पिटलों में तो सबसे ज़्यादा लूटपाट हो रही है, ठीक है, आपको पता ही है। हॉस्पिटलों में आजकल स्वास्थ्य शिक्षा सब बिजनेस हो गया है। क्या हो गया? सब बिजनेस हो गया है। कल रात की एक घटना जयपुर की आपको याद होगी, कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहां पर मौका वारदात पुलिस आ रही है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। पैसे की धार ऐसी होती है, उससे किसी को भी काटा जा सकता है, ठीक है, तो समझ गए आप। चलो आगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया? एक मंत्रालय है भारत का जिसने भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया है, ठीक है। किसने किया? इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है। पहले तो इसका नाम देख लेना, भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन। यह बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से, यानी इन दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से मिलकर भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया है। बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय जो है उसके द्वारा भारत का समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। कहां पर आयोजित किया गया है तो आपको ध्यान रखना है, नेवल डॉक यार्ड है मुंबई के अंदर, नेवल के अंदर, नेवल मुंबई। नेवल मुंबई के अंदर जो है वहां पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आयोजित कौन करवा रहा है? तो पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय है, वो इसको आयोजित करवा रहा है, ठीक है। स्थान पूछ लिया जाए आपसे तो आप बता देना नेवल डॉक यार्ड मुंबई के अंदर है, ठीक है। और कार्यक्रम का नाम भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो जो भी समुद्री धरोहर है, समुद्र का जो भी इतिहास है उसको संरक्षित करना और उसको प्रचारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस पहल का, ठीक है। इसके अंदर जो भी ये फैक्ट लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा, ये सारे अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज इस पीडीएफ के अंदर सारी चीजें आपको अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पशु गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? एक राज्य ने पशु गणना शुरू की है, वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा के श्याम सिंह राणा, वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, उन्होंने रादौर से सरकारी, जो रादौर का सरकारी चिकित्सालय है वहां से 21वीं पशुधन गणना शुरू की है। कौन सी? 21वीं, हरियाणा की 21वीं पशु गणना है। कहां से शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट ये है, रादौर से शुरू की गई है। इसको रादौर कहां पर है? रादौर हरियाणा के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, उन्होंने पशु गणना शुरू की है, ठीक है। इसके अंदर घर घर जाकर पशुओं की गणना की जाएगी, जिसके अंदर घरेलू पशु और जो घरेलू मुर्गियां हैं उनकी गणना की जाएगी। 1919 से हरियाणा के अंदर ये गणना की जा रही है। कब? 1919 से, ठीक है। हर 5 साल में एक बार होती है, ये भी ध्यान रखना है, 5 वर्ष में एक बार होती है। 5 वर्ष के अंदर इसको एक बार आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। और पशु गणना क्यों होती है? किसी भी राज्य में पशु गणना होती है तो क्यों होती है आपको पता है? पशुधन के क्षेत्र के अंदर नई नीति निर्माण के अंदर पशु गणना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है, उनको एक बार पशुओं का ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई गायें कितनी हैं, भेड़ें कितनी हैं, ठीक है, ऊंट कितने हैं। फिर उस हिसाब से उनके लिए योजनाएं, किन की संख्या कितनी घटी है, किन की संख्या कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उन सब के मैनेजमेंट के लिए, नीति निर्माण के लिए 1919 से इसको शुरू किया गया है। 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष के अंदर इस गणना को करवाया जाता है, ठीक है। ये 21वीं गणना है, रादौर हरियाणा के अंदर शुरू हुई है। हरियाणा के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, उन्होंने शुरू किया, तो आपको ध्यान रखना है। जो HPSC SCS का एग्जाम होता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ किसने, कौन करेंगे या किसने किया है? फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे, मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री है वर्तमान के अंदर मनसुख मंडाविया, उन्होंने 17 दिसंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल का उद्घाटन किया है, ठीक है। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे है ना, मंगलवार, आप जो समझते हो मंगलवार को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर मंगलवार को देश भर में साइकिलिंग के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा, ठीक है। यह पहल भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्र, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है वो विभिन्न क्षेत्रों में यानी 100 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाएगी, ठीक है। मनसुख मंडाविया, आपको ध्यान रखना है। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे मंगलवार,
ठीक है। फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर मंगलवार को देश भर में साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। मनसुख मंडाविया का नाम आप ध्यान रखना। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत किस स्थान पर है? यह भी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारत का स्थान पूछा है। भारत 6वें स्थान पर रहा है भाई, भारत 6वें स्थान पर रहा है। किस प्रतियोगिता में रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत 6वें स्थान पर रहा है, ठीक है। कैसे रहा है भारत 6वें स्थान पर? यह नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी प्रतियोगिता सबसे पहले। तो इसका आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो 5वां और 6वां प्लेऑफ मैच था वो भारत और चीन के मध्य था, जिसके अंदर भारत हार गया था। और भारत किस स्थान पर रहा था? 6वें स्थान पर भारत रहा था, ठीक है। विजयी कौन रहा था? जापान इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा था। जापान ने किसको हराया था ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देखना, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा क्यों है? दक्षिण कोरिया। इस प्रतियोगिता के अंदर दक्षिण कोरिया बुरी तरह से डोमिनेट करती है, आपको बताना चाहिए। लगातार 7 खिताब जीते हैं दक्षिण कोरिया ने, पिछले लगातार 7 खिताब दक्षिण कोरिया ने जीते हैं। इस बार जापान ने हरा दिया इनको फाइनल में, ठीक है। तो इसलिए ये प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पिछली 7 बार से तो आप एक ही पढ़ रहे थे कि दक्षिण कोरिया जीती है, लेकिन इस बार जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया है, ठीक है। कजाकिस्तान ने फिर ईरान को हराया, तो कजाकिस्तान 3रे स्थान पर आ गया, ईरान 4थे स्थान पर आ गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चीन ने भारत को हराया था, मैंने आपको बताया था। अरे यार ये सारी की सारी समस्या हो गई, चलो मैं वापस लिखवा देता हूं। देखिए इसके अंदर हुआ क्या था, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, भारत 6वें स्थान पर रहा था, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया था, तो पहले स्थान पर कौन है? जापान। किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको? कजाकिस्तान ने किसको? ईरान को हराया था। कजाकिस्तान ने ईरान को हराया था, तो कजाकिस्तान 3रे स्थान पर है। किसको हराया? ईरान को। मैंने क्या बोला? 5वें और 6वें प्लेऑफ मैच के अंदर चीन ने भारत को हराया था, तो 5वें स्थान पर चीन रहा और 6वें स्थान पर भारत रहा, ठीक है। किसके अंदर रहा ये? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां पर हुई? नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुई थी। इससे बाहर फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। 6 देशों के नाम, कहां पर आयोजित हुई थी, कौन विजेता रहा था, भारत की स्थिति क्या रही थी। पारसी आबादी को समर्थन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए ये एक दिन मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये वापस आज खबरों में था, तो मैंने सोचा आज इसको वापस पढ़ा दिया जाए। पारसी आबादी को समर्थन देने के लिए जियो पारसी योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। जियो पारसी योजना का उद्देश्य क्या है? जो भारत की पारसी आबादी है उसमें जो तेजी से गिरावट हो रही है, उस गिरावट को रोकना। कैसे? पारसी आबादी की गणना कब हुई थी? 1941 के अंदर। कब? 1941 के अंदर 1.41 लाख पारसी आबादी थी। कितनी? 1.41 लाख। कब? 1941 के अंदर। 2011 के अंदर इसकी संख्या घटकर मात्र 57,000 रह गई। कितनी? मात्र 57,000। बहुत तेजी से कमी आई है इस आबादी के अंदर। तो सरकार ने इस आबादी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए जियो पारसी योजना को शुरू किया है। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर 6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। अच्छा, इस योजना के अंदर 6 लाख रुपए का अनुदान या वास्तविक खर्च, इसका मतलब क्या हुआ? और ये दोनों खर्चे किसके लिए दिए जाते हैं? बाझपन के लिए। बाझपन का मतलब तो आप समझते हो, प्रेग्नेंट नहीं होना, बच्चे नहीं होना, उसको बाझपन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई महिला या पुरुष बाझपन का शिकार है, उसके लिए 6 लाख रुपए, या तो सरकार से 6 लाख रुपए लेके अपना इलाज करवा ले, वो पारसी समुदाय से होना चाहिए वो, ठीक है। अदरवाइज वो बाझपन का इलाज करवाते टाइम उसके वास्तविक खर्चा कितना आता है, उतना खर्चा सरकार से ले ले, ठीक है। तो ध्यान रखना है, या तो 6 लाख रुपए ले ले या वास्तविक खर्च ले ले, बाझपन को दूर कर दें। और उसके बाद में बच्चे पैदा होंगे, जब नई पीढ़ी पैदा होगी तो ऑटोमेटिक संख्या बढ़ेगी। किसी भी समुदाय की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? एक ही तरीका उसका, ठीक है, जनन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे देखिए ये आबादी कैसे पीछे रहेगी मुझे पता नहीं है, वरना अपना भारत इसमें पीछे नहीं है, ठीक है। गणनाएं कितनी भी करवा लो, चाइना कहीं आसपास भी नहीं है, ठीक है।
ये है भाई, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है जनसंख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों समानुपाती मान लो आप, ठीक है। तो पारसी आबादी को समर्थन देने के लिए जियो पारसी योजना है, सरकार 6 लाख रुपए का अनुदान या वास्तविक खर्च बाजपन के इलाज के लिए। 1941 में संख्या थी 1.41 लाख, 2011 के अंदर वो 57,000 हो गई है। योजना का नाम है जियो पारसी योजना। ये था भाई अपने पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। इस क्लास की पीडीएफ आप ले लेना, इसके अंदर संपूर्ण जो भी मैंने चीजें आपको बताई है वो डिटेल में लिखी हुई सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ना, इससे बाहर करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और सारी चीजें अच्छी लगी है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ठीक है। ये नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर शो नहीं देख सकते हो, और आप यहां से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।